हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार में, उसका जो मैथ का प्रश्न पूछा गया था वह रंजन सर के द्वारा सॉल्व जो करवाई गई है वो आप देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का। 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए किस तरह से पूछा गया है, क्या आसान था या फिर क्या हार्ड था, कैसा लेवल था, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और किस तरह से बताया है सारे का सारा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे कि हाल ही में 67वां बीपीएससी में एग्जाम हुआ है, उसमें मैथ का कुछ प्रश्न पूछा है। तो हम लोग आज 67वां बीपीएससी में जो भी मैथ के सवाल पूछे हैं, 10 सवाल लगभग पूछा है, 10 सवाल पूरा, तो 10 सवाल का डिस्कशन हम लोग करेंगे हम। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम आया है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन यही है और ऑप्शन दिया है कि 8 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो या कोई नहीं है, 1 से अधिक। देखिए इस प्रकार के सवाल को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला आपको काम यही करना है, क्योंकि आपका सवाल क्या निकालना है कि 100 और 500 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से कटना चाहिए। तो 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्या जो होगी, कहीं ना कहीं अगर हम उसका लघुत्तम निकाल देंगे तो उसके से सब कटने वाला संख्या होगा। यानी कि अगर हम 4, 5 और 6 का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 4, 5 का लघुत्तम 20 और 20 और 6 का लघुत्तम 60। लघुत्तम का डिफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्याओं से अगर हम भाग दें तो वह पूरा का पूरा कट जाएगा। छोटी से छोटी संख्या, तो 60 ही ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो तीनों से कट रहा है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि 4, 5, 6 से जो संख्या कटेगा कहीं ना कहीं 60 से भी कटेगा हर हाल में। यानी कि 60 का मल्टीपल वाला जितना संख्या रहेगा वो सब 4, 5, 6 से भी कटेगा। तो अब यहाँ सवाल यही पूछ रहा है कि अगर हमको 4, 5, 6 से कटने के लिए कहीं ना कहीं 60 से कटने वाली संख्या अगर हम निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में तो हमको सवाल आसानी से बन जाएगा। तो अगर हम 60 से भागा देते हैं, अगर हम इसको में देखते हैं कि 100 के ऊपर कौन संख्या होगा, तो ऐसे ही 60 का अगर हम पढ़ते हैं या तो सिंपल है कि अगर 60 के बाद होता है तो 60 का मल्टीपल अगर पढ़ेंगे तो 60 का 60, 7 गुणे 120, फिर 60 लिया 180, इस तरह से जाएगा प्रोसेस। यानी इससे पता चल जाएगा आपको कि पहला संख्या अगर हम देखते हैं तो पहला संख्या मेरा आएगा कितना, 120। अगर दूसरा संख्या फिर इसमें हम 60 ऐड कर देंगे तो 60 है 20, 180 में फिर अगर हम 60 ऐड कर देंगे तब 200, फिर अगर इसमें हम 60 ऐड करेंगे तब 300, फिर 60 ऐड करेंगे तब 360, फिर अगर इसमें 60 ऐड करेंगे तब 420 होगा। अब बताइए 420 में फिर अगर हम 60 ऐड करेंगे तो 480। इसके बाद कोई होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको 100 और 500 के बीच में पूछ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो क्या वो संख्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर कभी कभी मान लेते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है, हमको 60 का पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है कि हमको 60 के बाद ऐसे नहीं करता है, तो हम उसका भी एक टेक्निक बता रहे हैं कि जो यहाँ पर 60 है, अब कहीं ना कहीं देखिए 100 से ऊपर निकालने वाला संख्या निकालने का टेक्निक बता रहे हैं जो 60 से कटेगा। आपको कुछ नहीं करना है, 60 से आपको भाग तो दे सकते हैं, मान लेते हैं कि 1 पता लगेगा, यहाँ क्या आएगा 40। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको अंतर करना है, तो 60 में से 40 का कितना 20, और इसी 20 को इसमें ऐड कर देना है 100 में, 100 में 120 जोड़िएगा तो कितना आएगा 120 आएगा। तो पहला संख्या आपका यहाँ पर पता चल गया कि 120। अब इसके बाद तो 60 कम से कम ऐड करके फिर निकाल लेंगे हम वैसे ही। तो इस तरह से हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन मेरा संख्या होगा। तो निकालने का टेक्निक बहुत आसान है, ऐसे इसमें तो यहाँ पर हम फटाफट जोड़ के निकाल ही लिए आसानी से। तो पहला सवाल को किसी प्रकार के समझने में कोई दिक्कत है तो मतलब इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, साफ आया ना, आंसर आपका हो गया डी। तो ये हमारा बीपीएससी का सवाल है जो बहुत ही आसान है। आइए हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात कितना है, 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो सवाल में पहला आंसर दिया 32 किलो, दूसरा है 24 किलो, तीसरा है 28 किलो, चौथा है 30 किलो, पांचवा कोई नहीं है 1 से अधिक।
अब देखिए इस सवाल को पढ़ने को मालिक बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 70 किलो आपका क्या है, ये आपका मिश्रण है ना। इसमें आपका क्या क्या मिला हुआ है बताइए, बालू और सीमेंट मिला हुआ है ना। किस अनुपात में है, 4:1 में। अब यहाँ से देखिए कोई भी चीज को अगर किसी में अनुपात में बांटना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए 70 किलो को 4 और 1 अनुपात में बांटना है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें 4 भाग बालू है तो 1 भाग सीमेंट है। तो अगर हमको मान लें कि बालू निकालना है यहाँ से कि कितना था, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको लेंगे 4 गुना कुल योग करेंगे 70 और बट्टा, ये दोनों अनुपात को जोड़ देंगे 4 हो जाएंगे 5 से भागा देंगे तो कितना होगा जी 14 बचे 14 चौके 56 किलो। इससे पता चल गया कि इसमें बालू कितना था 56 किलो। अब देखिए सीमेंट हमको निकालना है, तो यहाँ से सिंपल याद तो तरीका कि इसमें से घटा भी दीजिएगा डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से भी करेंगे कि सीमेंट के लिए एक है ना 1 गुना 70 बट्टा योग 5 से 14 किलो होगा कि नहीं होगा। 56 किलो इसमें बालू है और 14 किलो सीमेंट है। ये हमको निकल गया कि इस मिश्रण में कितना कितना है। अब सवाल यहाँ पूछ रहा है कि इस मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए। क्या मिलाने के लिए कहा, बालू। यानी कि 56 किलो के जगह पर इसमें और क्या मिला दिया जाए, कितना किलो बालू, कि जो नया मिश्रण हमको आएगा उसमें क्या हो जाएगा बालू और सीमेंट का अनुपात 6 अनुपात। तो हम मान लेंगे कि ठीक है इसमें मिलाने की बात कह रहा है, तो मान लेंगे कि बालू में हम 1 किलो और मिला देते हैं, ठीक है। बालू अगर हम 1 किलो मिलाएंगे तो इस तरह से बालू की कुल मात्रा कितना हो जाएगा जी 56 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं मिलाया गया है, इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो 14 का 14 रहेगा आपका। तो इस तरह से देखिए बालू आपका ये हो गया और सीमेंट आपका ये हो गया। अब नया मिश्रण में क्या कह रहा है कि बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाएगा 6, यानी कि इतना का मान 6:1 करेंगे। अब हमको इसी x का तो मान निकालना है कि कितना बालू हो जाएगा, तो जो यहाँ से x का मान आएगा वही तो मेरा आंसर होगा। तो निकाल दीजिए यहाँ से 56 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14 छक्का 84। तो बताइए x का मान कितना 84 माइनस 56 कर देंगे तो कितना रिजल्ट होगा 14 में 6 गया था 8 7 में से 5 गया था 28 किलोग्राम। ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। बनाने में समय कम लगेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया राइट आंसर 28 किलो। यही प्रश्न को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता था कि जो कितना बालू का है उसमें ये भी पूछ सकता था कि कितना सीमेंट और मिला दिया जाए, तो हम इसमें ऐड करते हैं 1 किलो 14 प्लस 1 बटा 56 बराबर 6 बटा फिर अनुपात निकालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो ये आपका दूसरा सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 किलो ऑप्शन 3। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा, अब देखिए तीसरा सवाल है बीपीएससी में पूछा गया है जो 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को कितना % की हानि होता है जी 25% की हानि होता है। तो सवाल कह रहा है कि 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। अरे समझ बात। अब एक चीज बता रहा है कि अगर लाभ हानि जब पढ़ा होगा चैप्टर तो उसमें ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हमको लाभ या हानि के गणना होता है किस पर होता है क्रयमूल्य पर होता है। करने का मतलब क्या है कि हम जो सामान जैसे खरीद के लावेंगे उसी पर ना हमको पता चलेगा कि कितना हमको हानि या कितना लाभ। मान लीजिए हम 100 रुपये कोई सामान ला रहे हैं 98 रुपये बेच रहे हैं तो हानि कंपनी घाटा में चल जाएगा, कंपनी घाटा में जा रहा है। तो किससे पता चला हमको क्रयमूल्य से ना पता चला। अगर 100 रुपये ला करके अगर 105 रुपये बेचेंगे तो वहाँ लाभ होगा। तो जब भी लाभ या हानि की गणना होगा किससे पता चलेगा क्रयमूल्य से पता चलेगा। और एक सूत्र भी मालूम चलेगा होना चाहिए तुम लोगों को कि अगर क्रयमूल्य मालूम है या लाभ या हानि प्रतिशत अगर दे रहा है तो वहाँ विक्रयमूल्य का क्या सूत्र होगा। ऐसे जब चैप्टर पढ़ावेंगे तो उसमें बढ़िया समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर बस यही मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या करता है बेच रहा है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बिकता है उसको क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले तुम्हारा दिल है कौन सी विक्रय मूल्य दिल है कितना 150 रुपया। 150 में कितना बिक रहा है प्रति दर्जन यानी 12 को पर गणना करना हमको। अच्छा जब इस रेट पर बेचता है तो क्या हो रहा है हानि, यानी कि यहाँ पर उसको हानि हो रहा है कितना 25% की हानि हुआ है।
तो अब सवाल कह रहा है कि हमको अब क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। यानी कि जो यहाँ हमको हानि 25% डालना है, इसको हमको किसमें बदल देना है, लाभ में। कितना लाभ चाहिए, 20%। अब यहाँ भी देखिए, जब भी लाभ या हानि की गणना होगा तो किस पर होगा, क्रयमूल्य पर तो होगा। तो यहाँ से अगर हमको क्रयमूल्य अगर पता चल जाए कि कितना हमको होगा, तो यहाँ से लाभ पर हम निकाल लेंगे कि नहीं, राक्षिल क्या विक्रयमूल्य होगा। तो अब क्रयमूल्य निकालने के लिए बताइए, विक्रयमूल्य यहाँ मालूम है, यहाँ हानि मालूम है, तो हम जानते हैं कि क्रयमूल्य का क्या सूत्र होता है जी, क्रयमूल्य बराबर को शॉर्टकट है विक्रयमूल्य गुणे 100 बटा सूत्र होता है विक्रयमूल्य गुना 100 बटा जो हानि में हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि, हाँ। लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ। तो यहाँ हानि ना है, क्या सूत्र हो जाएगा, 100 माइनस हानि % सूत्र है। अब बताइए विक्रयमूल्य हमारा कितना है, 150 गुना 100। अब बताइए 100 में से हानि, 100 में से 25 गया तो कितना, 75 हो गया। तो 75 दूनी 200 रुपया आया पहुंची, यानी कि 200 रुपया प्रति दर्जन होगा, क्योंकि दर्जन को बिक रहा है। तो यानी कि हमारा खरीदी कैसे था सामान, 200 रुपये। 200 रुपये दर्जन हम खरीदे थे और यहाँ 150 रुपये बेच रहा था, हानि सबको हानि हो रहा था 25%। इससे हानि थोड़ी हो रहा था। अब सवाल कह रहा है कि ठीक है हमको क्रयमूल्य मालूम चल गया और इस पर हमको लाभ लेना है, कितना, 20%। देखिए यहाँ से हम तुरंत निकाल लेंगे, 10% बराबर 20 और 20% बराबर 40। तो 200 में 40 जोड़ देंगे तो कितना, 240 रुपये प्रति दर्जन आंसर मार देंगे प्राप्त से। और अगर नहीं हो इससे दिमाग काम करता है तो सूत्र मालूम है ना जी, कि ठीक है क्रयमूल्य अगर मालूम है, लाभ मालूम है, तो फिर उस स्थिति में विक्रयमूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रयमूल्य का सूत्र होता है क्रयमूल्य गुणे क्रयमूल्य गुना 120 जोड़ लाभ, 100 जोड़ लाभ हो जाता 100 जोड़ लाभ। लाभ। अगर हानि रहता तो माइनस हो जाता, हाँ। घाटा में क्या, क्रयमूल्य। देखिए इतना भी ना कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहे थे, क्योंकि 200 रुपया प्रति दर्जन है और 200 के चुपचाप 20% निकालना था, खाली सो 10% 20 और 20% जोड़ देंगे उसमें, हम मान देंगे कि 240 रुपये प्रति दर्जन हमको बेचना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसे निकालना है तो इसमें निकाल सकते हैं। अब बताइए क्रयमूल्य कितना आया है मेरा, 200। यहाँ लिखेंगे 200 गुना 100 में लाभ जोड़ेंगे, लाभ कितना हमको कमाना है इसमें, 120। 20%। तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 करेंगे सर, 100 प्लस 20 120 बट्टा 20 से। अब बताइए 120 दूनी 240 रुपये, यानी कि प्रति दर्जन हमको बाद में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के हमको 20% लाभ होगा। समझ में आया बात, इतना आसानी से सवाल को बहुत कम समय लगेगा इसमें बनाने में, जो ऐसे हम समझा रहे हैं बहुत ही कम समय में बना देंगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा सवाल। जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240 रुपये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब देखिए चौथा सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप पूछा है। बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि एक समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन उसका डायग्राम देखिएगा ना तो हल्का तिरछा बनाया हुआ रहता है। जैसे वर्ग को देखेंगे और समचतुर्भुज देखेंगे, दोनों में अंतर होगा। इसका डायग्राम पर हम पहले चलते हैं। ऑप्शन में देखिए आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, और कोई नहीं है 120। अब सवाल पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई दिल है 10 और 24 और निकालना है परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि जो भी उसका भुजा है सब का योगफल उसका परिमाप होता है। मतलब पूरा परिधि को अगर हम योग कर देंगे, जितना भी सब लंबाई है तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा उसका परिमाप या परिधि हो जाएगा। यानी कि सारा भुजा का योगफल ही उसका परिमाप या परिधि है। सिंपल एक लाइन में जानना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, समचतुर्भुज का अलग अलग भुजा मालूम करना होगा। तो सबसे पहले कुछ हम जान लेते हैं कि देखिए समचतुर्भुज का सबसे पहले फिगर आप समझना होगा आपको कि अगर जो समचतुर्भुज हमारा होता है, हल्का आप देखिएगा तो इसका फिगर थोड़ा सा तिरछापन लिए रहता है। ठीक है, इस टाइप का अगर आप देखिएगा थोड़ा सा तो हल्का फिगर में तिरछापन टाइप का रहेगा, हल्का रहेगा इस टाइप का। अगर सही नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए मान के आपको चलना है, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो थोड़ा सा इस टाइप का फिगर रहेगा। अब इसका देखिए भुजा में होगा कर्विंग है, इसके वजह से क्या होता है ना कि इसका प्रत्येक कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ग वही बनता है, जैसे देखिए जो वर्ग बनता है यहाँ पर
वर्ग में क्या होता है, एकदम सीधा सीधा होता है। सीधा सीधा होने की वजह से प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री कभी नहीं आपका होगा, क्योंकि वर्ग है और ये हमारा समचतुर्भुज है। ये फिगर हमारा क्या, समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चार भुजा, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजा इसमें भी बराबर होता है, लेकिन हमको इस पर बात नहीं करना है, बात हमको इस पर करना है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन एक चीज आपको समझना है, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है, जो समचतुर्भुज हमारा होता है। अब देखिए चारों भुजा आपको अगर मालूम चल जाएगा तभी ना आप जोड़ करके परिमाप निकालिएगा। जी सर। लेकिन आपको क्या मालूम है, सबका विकर्ण की लंबाई मालूम है। अब विकर्ण किसको कहते हैं कि अगर दो शीर्ष को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो जो रेखा बनता है, लाइन बनता है, वही विकर्ण होता है। तो इसका एक विकर्ण देखिए यहाँ से यहाँ होगा और इसका एक विकर्ण यहाँ से यहाँ होगा, यानी कि दो विकर्ण इसमें बना। अब देखिए कौन छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है कि जो समचतुर्भुज हमारा होता है उसका जो विकर्ण होता है हमेशा एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है। समकोण पर समविभाजित करने का मतलब क्या कि यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा हर हाल में, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होगा। और एक दूसरे को मतलब समकोण पर समविभाजित करने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ मान लेते हैं तो बिंदु ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ तो उतना ही होगा, यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AO बराबर OC। और यहाँ से यहाँ तक भी दो भाग बढ़ने का मतलब क्या कि ये बराबर होगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम कहेंगे कि BO, तो BO बराबर हम कह सकते हैं DO, दोनों में आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए विकर्ण की लंबाई कितना है, 10 और 24, जो इसमें छोटा है वही हमारा 10 होगा। तो यानी कहने का मतलब कि AC हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब AC का ही तो ये दो पार्ट हो गया, AO और OC हो गया आधा आधा, तो इसका मतलब है कि 10 का आधा हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर ही होगा ना। अब उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि BD जो बड़ा वाला है वो हमारा BD 24 सेंटीमीटर, तो BD हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी कि BD बराबर अगर हमारा 24 सेंटीमीटर है तो देखिए BD का ही दो पार्ट हमारा है, DO और OB। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या हो जाएगा, 24 का आधा हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप आसानी से देखिए कि हमारा आ गया 5 और ये हमारा हो गया, ये 5 है तो ये भी देखिए 5 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि परिमाप, और परिमाप के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा। अब भुजा इसका कौन होता है, भुजा यही होता है AC BC CD DA, और इसका चारों भुजा चूंकि बराबर होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब कैसे निकालेंगे भुजा, अब भुजा निकालने का टेक्निक है कि आप यहाँ देखिए, अगर त्रिभुज हम देखते हैं, एक त्रिभुज यहाँ से ले लीजिए AOB, त्रिभुज AOB देखें तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज में यहाँ से देखिए लंब मालूम है, यहाँ से यहाँ तक आधार मालूम है। अगर ये कर्ण निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा, यानी कर्ण इसका भुजा है समचतुर्भुज का। तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर 12 के स्क्वायर, यानी कि 25 25 12 12 144। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 144 से तो जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो यानी कहीं ना कहीं हमको इसका भुजा आ गया 13 सेंटीमीटर। अब बताइए जितना ही होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा। तो इस तरह से अगर हमको परिमाप निकालना है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, चारों भुजा को जोड़ेंगे तो ही होगा। प्रत्येक भुजा को बराबर है, यानी कि एक भुजा में 4 से गुना कर देंगे तो 13 चौके 13 दूनी 26 13 चौके 52। इस तरह से अगर देखा जाए तो समचतुर्भुज का परिमाप हमारा 4 गुना भुजा हो गया, और 4 गुना भुजा का मतलब 4 गुना 13 13 चौके 52 सेंटीमीटर। इस तरह से पूरा इस तरह हम कहानी आपको हम समझाएं। बनाने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको इसका मालूम होना चाहिए इसके लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन। देखिए अभी हम इसी सवाल को इस तरह से आपको बनाए तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय वास्तव में कुछ है नहीं। अगर आइए हम आपको दिखाते हैं कि आप 2 सेकंड में कैसे इस सवाल को आप बना सकते हैं। देखिए हम आपको एकदम शॉर्ट बता रहे हैं टेक्निक।
कैसे ही आप इसको 2 सेकंड में बताइएगा। आपको क्या निकालना है, परिमाप ना। देखिए हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट एकदम परिमाप निकालना है। कैसे आप 2 सेकंड में बताइएगा। पहला चीज बताइए, एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 10। चलिए यहाँ ले लेते हैं 10। ठीक, इसको करना है आपको आधा, कर दिए? इसको करना है वर्ग, कर दिए? चलिए दूसरा विकर्ण कितना है? 24। चलिए यहाँ हम ले लेते हैं 24। इसको भी आपको करना है आधा, कर दिए? अब इसको भी करना है आपको वर्ग, कर दिए? अब ये दोनों को यहाँ से ऐड कीजिए, जोड़ दिए? चलिए अब इसको रूट में लाइए, ला दिए? अब यहाँ पर टोटल जितना रूट आया ना, इसमें 4 से गुना कीजिए, हो गया आपका आंसर बन के तैयार। देखिए कैसे हो गया, यहाँ हो गया 4 गुना अंडर रूट 10/2 कितना? 5 के वर्ग कितना? 25 प्लस 24/2 कितना? 12 के वर्ग कितना? 144। अब बताइए 4 गुना 25 और 144 जोड़ेंगे कितना? 169 के वर्ग कितना? 13। वर्गमूल कितना इसका? 13 चौके 52 सेंटीमीटर आंसर। अब बताइए यहाँ से भी 52, एकदम 1-2 सेकंड में सवाल बनाइए 52। ठीक है, तो दिक्कत तो ये आपका सॉल्व है, ये आपका बेसिक से आपको समझा दिया हम। तो चलिए अब हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में बन जाए। देखिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबे रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को कब पार कर लेगी, यही आपको निकालना है। ऑप्शन ए आपका है 12.5 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका है 10 सेकेंड, ऑप्शन सी आपका है 11 सेकेंड और ऑप्शन डी आपका है 12 सेकेंड और लास्ट ऑप्शन आपका है कोई नहीं है, 1 से अधिक। तो देखिए सबसे पहले ये आपका रेल चाल समय वाला जो क्वेश्चन है उस पर ये आधारित प्रश्न है कि अब रेलगाड़ी के बाद समझिए कि रेलगाड़ी पटरी पर जा रहा है। अब रेलगाड़ी जिस तरह से जिस दिशा में जा रहा है, अगर उसी के समांतर अगर कोई मान ली की पटरी है, उस पर अगर कोई कुत्ता दौड़ रहा है, चाहे आदमी दौड़ रहा है, कुछ भी दे सकता है, या एक रेलगाड़ी ही क्यों ना दौड़ रहा है, तो एक दिशा में अगर जा रहा है, तो जब भी एक दिशा में जा रहा है तो वहां पर किसी का स्पीड ज्यादा किसी का कम भी हो सकता है। तो जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो किसी को पकड़ेगा, उसको पार करेगा, जिसका कम रहेगा वो उसको वो पार कर देगा जिसका ज्यादा रहेगा। तो जब एक दिशा की मामला आएगा तो हमेशा चाल घटेगा दोनों का, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर हम लोग बनेगा। और जब विपरीत दिशा में रहेगा, यानी कि वो उधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो दोनों का चाल विपरीत दिशा में जुट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कि जैसे एक यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है और एक रेलगाड़ी मान लेते हैं कि इस पटरी पर ऐसे रेलगाड़ी जा रहा है, ठीक है, कहने से बैठ के यहाँ से क्या जा रहा है, रेलगाड़ी इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब रेलगाड़ी यहाँ से जा रहा है तो रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से कह रहा है कि और एक कुत्ता उसी दिशा में और रेलगाड़ी के समांतर, यानी कि जो रेलगाड़ी का जिस पटरी पर चल रहा है उसी के समांतर, समांतर का मतलब इसी के समांतर हो गया, एक कुत्ता जा रहा है। कुत्ता का स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसका स्पीड ज्यादा है, रेलगाड़ी का ज्यादा है, तो निश्चित है कि रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगा, 60 में से 18 कुछ समय लेगा लेकिन पार कर जाएगा। तो चूंकि एक दिशा में जा रहा है, कभी ऐसा भी प्रश्न करता है कि विपरीत दिशा में, तब एक दिशा में जा रहा है तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि रेलगाड़ी कुत्ता को कब पार करेगा, कितना देर में पार करेगा। तो सबसे पहले यही दिमाग में रखना कि जब एक दिशा में चाल है तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, आपस में हट जाएगा। तो 60 माइनस 18, तो 60 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से हट गया था 2, 5 में से क्या था 42 किलोमीटर क्या आया प्रति घंटा। अब देखिए यही चाल से अगर जो निकालेंगे हम समय, तो वही समय आएगा कि कुत्ता को पार करने का समय। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि दूरी कितना है रेलगाड़ी का, 140 मीटर। तो मान लेते हैं कि चलिए ये रेलगाड़ी कितना लंबा है मेरा, 140 मीटर। चाल हमारा देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, यहाँ पर इसका लंबाई मीटर में दिया हुआ है। तो अब देखिए जब रेलगाड़ी कुत्ता को पार कर रहा था, कुत्ता को तो कोई डिस्टेंस लियागा नहीं, कुत्ता रहे चाहे आदमी रहे चाहे खंभा रहे, तीन चीज अगर पूछता है तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं लियागा। लेकिन अगर उसी के समांतर अगर कोई पुल रहता चाहे कोई रेलगाड़ी रहता तो वहां पर दूरी लिया था। तो यहाँ पर तो चूंकि कुत्ता है या आदमी या खंभा कोई भी रहता तो उसका भी नहीं लिया था।
तो यहाँ पर जो कि अब कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर हो गया, तो दूरी कितना पार करेंगे? अपना ही दूरी होगा ना, रेलगाड़ी पार हो रहा है। तो रेलगाड़ी मान यहाँ से शुरू किया है कुत्ता यहाँ पे जा रहा, तो रेलगाड़ी अपना लंबाई को जब पार कर जाएगा तभी ना हम समझेंगे कि कुत्ता को पार कर गया। यानी कि जब तक अपना लंबाई पूरा पार नहीं करेगा तो हम कैसे जानेंगे कुत्ता को पार किया? यानी कि यहाँ पर जो दूरी उसको कवर करना होगा, अपना ही दूरी को कवर करना होगा। तो दूरी इतना और चाल हमारा दोनों का अंतर। अब इस चाल इस दूरी पर जो हमारा समय निकलेगा वही समय बताएगा कि रेलगाड़ी कुत्ता को कितना सेकंड में पार करेगा। तो देखिए समय हमको निकालना है सेकंड में, यहाँ मीटर में दे रहा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसा कर देते हैं, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो देखिए किलोमीटर है 1 किलोमीटर 1000। हम डायरेक्ट अगर नहीं बनाना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 42 गुना 1000 कर देंगे इसको। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 गुना 60। एक टेक्निक ये भी है, नहीं तो डायरेक्ट आप अगर चाहेंगे आप तो 42 में 5/18 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर कोई चीज है उसको अगर 18/5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। और नहीं तो भी जो बेसिक है उस पर हम चलेंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए चाल आपका ये हो गया और दूरी आपका क्या होगा? 140 मीटर। तो इस चाल से और इस दूरी को पार करने में जो हमारा समय निकलेगा वही हमारा समय होगा कि रेलगाड़ी कुत्ता को कब पार करेगा। समय बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर कि इसीलिए कुत्ता को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बट्टा दूरी कितना है? 140। और यहाँ पर बताइए दूरी बटा चाल कितना है? 42 गुना 5/18। तो 42 गुना 5/18। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 140, ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो 42 गुना 5 ऊपर में क्या हो जाएगा? 18। अब आप देखिए कि 42 गुना 5 से कट जाएगा, 28 बचे चाल से। अब यहाँ से बताइए तो 4 सत्ते, ये 6 सत्ते, ठीक है। 2 दूनी 3 दूनी, अब 3 छक्का 18, तो 6 दूनी 12 सेकेंड। आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिक्कत तो कितना आसान है इसको समझना। तो देखिए इतना बेसिक में आपको समझा रहा है, बस शॉर्ट में आपको कुछ नहीं करना है। शॉर्ट में आपको दिमाग यही लगाना है कि सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि चाल किस दिशा में है, एक दिशा में है कि विपरीत दिशा में है। एक दिशा में है, अगर एक दिशा में रहेगा तो क्या करना है? हटा देना है। तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट में यही समझना है कि शॉर्ट में हमको यही दिमाग लगाना है क्या कि यहाँ बताइए चाल क्या हो जाएगा? 60 माइनस 18। एकदम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं 60 माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको समय निकालना है सेकंड में, तो 60 गुना 18 माइनस 18 को क्या करना है? 5/18 से गुना। तो बताइए चाल हमारा ही हो गया, ठीक है। अब दूरी कितना पार करेगा? 140। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला था? दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पर बस 140/60 माइनस 18 गुना 5/18 ही कीजिएगा तो ये आपका आंसर है। यही तो प्रक्रिया किया हुआ है, यानी कि 140 बट्टा दोनों का अंतर किए 5/18 से गुना किए, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। बताइए इसको बनाने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड ज्यादा लगेगा। तो आपका यहाँ से बस जो आएगा अप्रॉक्सीमेशन होगा। और इसी चीज को हम बेसिक से आपको समझाने दिए, तो हम बेसिक भी आपको समझा दिए हैं और शॉर्ट में कैसे आपको बनेगा वो भी समझा दिए। सबसे पहले क्या करना है? दूरी लेना है। दूरी हो गया 140 मीटर। अंतर करना है चाल का, जब एक दिशा में है तब, विपरीत रहेगा तो जुटेगा। चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए इसको 5/18 से गुना किया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। काट के जो रिजल्ट आएगा मेरा सेकंड में फाइनल आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और होता कि अगर कहता कि कोई ऐसा रहता कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को ही पार करने में कितना समय लगेगा, वहां पर दोनों रेलगाड़ी का दूरी जुटेगा। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठाया ही नहीं, तो उस स्थिति में यहाँ पर दूरी दोनों रेलगाड़ी का जुटता है। लंबाई जुड़ता है और स्पीड घटता है। एक दिशा में रहेगा तो स्पीड घटेगा, विपरीत दिशा में रहेगा तो जुट जाएगा। तो सवाल समझ में आ गया होगा, बेसिक भी शॉर्ट भी। और विपरीत दिशा में रहेगा तो जुट जाएगा। यहाँ पे जैसे 5/18 को कुछ चेंज होगा तो इसी रहेगा। वो रहेगा, डिपेंड करेगा हमारा चाल किस पर है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुना होगा। किस पर वो कैसा प्रश्न किस कंडीशन में जैसे पूछ रहा है उस हिसाब से बदलेंगे हम लोग। सेकंड में आंसर था तभी तो किए हैं, नहीं रहता तो हम वैसा ही कभी घंटा में भी अगर देता तो घंटे में रह देते हैं हम, लेकिन उसके लिए भी चेंज करना पड़ता है ना सब चीज हमको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम लोग 67वां बीपीएससी का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे। 5 सवाल का सॉल्यूशन पहले हो चुका है, 6ठा सवाल आप आपके सामने लेकर के प्रस्तुत कर रहे हैं। 6ठा सवाल आपका है कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है
यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? ये आपका सवाल है। सवाल समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन आपका है कि पूर्वाह्न 10:54, दूसरा ऑप्शन आपका है पूर्वाह्न 10 बजे, तीसरा ऑप्शन आपका है पूर्वाह्न 10:48, चौथा आपका ऑप्शन है पूर्वाह्न 10:50 और पांचवा कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए सबसे पहले कुछ घड़ी से संबंधित बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए ये आपको सामने हम घड़ी बना दिए हैं। ये आपको मालूम है कि यहाँ 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर घंटा, मिनट और सेकंड तीनों सुई रहता है घड़ी में, तो मालूम है। यहाँ पर देखिए 24 घंटा का अंतराल पर चला गया है। पहले ये बताइए कि यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या कह रहा है कि घड़ी सुबह 6 बजे सेट किया जाता है और 24 घंटा में कितना मिनट आगे होता है? 10 मिनट। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 24 घंटा प्लस 10 मिनट, और मिनट में हम 60 से भाग देंगे तो घंटा हो जाएगा जी। 24 घंटा जब समय होता है तो अब बता रहा है 10 मिनट ज्यादा, इसका मतलब 24 घंटा 10 मिनट बता रहा है। तो 24 प्लस 10 बटा 60 का मान कहीं न कहीं अगर वास्तव में देखा जाए तो 24 घंटा के बराबर है। तो शो कर रहा है भले। अब इसको से अगर हम इसको इंडिकेट निकालेंगे तो 1 से काट देंगे तो 24 प्लस 1 बटा 6 को लिख सकते हैं 24 गुणा 1 बटा 6 और 24 6 44 और 1 145, यानी कि 145 बटा 6 घंटा का मान किसके बराबर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए दूसरा एक स्टेप आपको ही कर लेना है। जो बाद वाला रहेगा उसको इधर लिखना है और वो है किसके बराबर ये लिख लेना है। तो एक स्टेप में ही काम करना है आपको। दूसरा स्टेप में देखना है कि फिर समय कब के पूछ रहा है। देखिए पूरा जब दूसरा दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो आज सुबह 6 बजे अगर हम सेट करते हैं तो दूसरा दिन 11 बजे कितना घंटा टोटल होगा? 29 घंटा। 29 घंटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 बजे सुबह से लेकर कल 6 बजे तक हो जाएगा 24 घंटा। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 5 घंटा हो जाएगा। 24 और 5 29 घंटा। दूसरा स्टेप में यही देखना है कि 29 घंटा। अब बताइए अगर हमारा 145 बटा 6 घंटा का मान जो है 24 घंटा के बराबर है तो अगर हम 29 घंटा पर अगर हम निकाल लेंगे कुछ समय किसके बराबर है तो वही समय तो बताएगा कि मेरा सही समय क्या होना चाहिए। तो हम यहीं से दूसरा स्टेप में ही काम करेंगे। लिखेंगे कि 145 बटा 6 घंटा का मान किसके बराबर? 24 घंटा का। इसलिए लिखेंगे कि 1 घंटा का मान किसके बराबर होगा? 24 बटा 145 बटा 6। अगर 145 बटे 6 लिखते हैं तो 6 ऊपर चल जाएगा। 24 गुना 6 बटा 145। इसीलिए हमको किस पर निकालना है? 29 घंटा। टोटल समय हमारा क्या आया? 29 घंटा आया है ना? 29 घंटा आया है ना? तो हम इस पर निकाल लेंगे। इसीलिए 29 घंटा का मान किसके बराबर होगा? तो 24 गुना 6 बटा 145 और गुना 29। दिक्कत 29 बचे। अब देखिए 24 गुना 6 बटा 24 छक्का यानी 144 बटा 5 घंटा। अब यही देखिए मेरा कहीं ना कहीं 29 घंटा इतना ही के बराबर होगा। इसको पूरा घंटा मिनट में हम बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 28 बचे 4 से प्लस 4 यानी 28 गुणा 4 बटे 5 घंटा होगा ये। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे कि 28 घंटा और 4 बटा 5 घंटा को अगर हम मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना कर दें। 4 बटा 5 गुने 60 घंटा हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ये 12 × 60 बच्चों को 12 बचे 12 चौके इसका मतलब 28 घंटा 48 मिनट। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मेरा 29 घंटा जो 11 बजे वाला समय बता रहा है ये किसके बराबर होगा? 28 घंटा 48 मिनट एक्चुअल में। तो यानी कि यही मेरा सही समय बता रहा है। तो अब यहाँ से आपको अब देखिए क्या था, मतलब आपको यानी कि सही समय क्या होना चाहिए तो पहले ही बताइए। जब 29 घंटा ये मेरा गलत समय था ना तो ये 29 घंटा था तो समय कितना हो रहा था? 11। अब इससे इस समय कितना आ गया? 28 घंटा 48 मिनट के बराबर। कितना कम आया? 12 मिनट कम आया। इसका मतलब है कि जो 11 बज रहा था यहाँ पर उससे 12 मिनट ही कम होगा समय। होगा ना? तो 12 मिनट अगर 11 बजे अगर हम कमा देंगे तो आप ही बताइए ऑप्शन कौन होगा इसमें सर? सी ऑप्शन हो जाएगा 10:48 पूर्वाह्न 10:48 मिनट। 12 जोड़ देंगे तो 11 बज जाएगा। तो किसी को कोई इस प्रकार के सवाल को समझने में दिक्कत है? नहीं। आगे समझना अच्छा से। तो चलिए हम इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका कौन? सी। तो अब देखते हैं हम 7वां सवाल। देखिए 7वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, मजेदार सवाल और बड़ा सवाल।
घड़ी पर ही संबंधित है कि सवाल माना जाता है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ का मतलब क्या, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाना, यानी संपाती हो जाना, एक तरह से हम कह सकते हैं। देखिए इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए ऑप्शन में आपका पहला है कि 5:28, 5:26, 5:27, 5:27:11 और कोई नहीं है 1 से अधिक। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम पहले एक बात समझाना चाहते हैं। ये बताइए कि मान लेते हैं कि 12 बज रहा है, तो घंटा, मिनट और सेकंड तीनों सुई कहाँ रहेगा, 12 पर रहेगा ना। अब ये बताइए कि मान लेते हैं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 बज गया, 12 से 1, तो घंटा की सुई कहाँ जाएगा, 1 पर। और मिनट का सुई कहाँ चला है, 12 पर एक चक्कर लगा करके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा घंटा का सुई है वो 1 घंटा में अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पहुंचा। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मात्र, जैसे 1 को हम लोग 5 मिनट करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि घंटा का सुई 5 मिनट की दूरी कवर किया। घंटा का सुई 1 घंटा में 5 मिनट की दूरी कवर किया, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन मिनट की सुई 12 से पूरा यहाँ 12 पर आया, इसका मतलब कि टोटल 60 मिनट की दूरी कवर किया। कितना देर में, 1 घंटा में। यानी कि यहाँ से हम समझ लेंगे कि मिनट की सुई 1 घंटा में कितना देरी, 60 मिनट की दूरी कवर किया। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखा जाएगा कि दोनों घंटा और मिनट की सुई का अगर अंतराल अगर हम देखते हैं तो 60 में से 5 गया कितना, 55 मिनट, ठीक है, 55 मिनट की दूरी। तो दिक्कत घंटा और मिनट के सुई का अंतराल हुआ, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, अंतराल आया, कोई दिक्कत। अब बताइए यानी कि मिनट के सुई कहीं ना कहीं 55 मिनट ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, किससे, घंटा के सुई से। तो हम यहाँ से क्या यह बात समझ सकते हैं आसानी से कि मिनट के सुई 55 मिनट का समय अंतराल ले रहा है, कितना देर में, 1 घंटा में, 60 मिनट में, कोई दिक्कत। तो चलिए ये बात को हम समझ गए। अब इसी पर अगर आप ये समझ गए तो यहाँ से आपको आसानी से प्रश्न बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच, क्या सवाल है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों घड़ियां एक साथ होगी, यानी कि कब संपाती होगा। तो कहीं ना कहीं संपाती यहीं पर कहीं पर बीच में होगा, 5 के बाद और 6 के पहले, ठीक है। तो अब आप हमको बताइए कि अगर 5 बज रहा होगा तो 5 बजे घंटा की सुई कहाँ, 5 पर, और मिनट की सुई कहाँ, 12 पर। तो अब यहाँ से 5 बजे घंटा की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मिनट की सुई को मतलब 25 मिनट चलना होगा अंतराल समय को लेकर के, और उसी दौरान कहीं ना कहीं 25 मिनट कितना आगे जाएगा वो पता चल जाएगा कि कब मतलब एक साथ होगा। यानी कि इससे पता चल रहा है कि मिनट की सुई को 25 मिनट का हमको समय अंतराल लेना होगा, किसके लिए, संपाती होने के लिए। तो जब मिनट की सुई को यहाँ 25 मिनट का अंतराल लेना होगा तो हम उस पर समय निकाल के देखेंगे। अब उसके लिए आपको यहाँ से चलना होगा, दिमाग लिखना होगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको कि चूंकि मिनट की सुई 55 मिनट का अंतराल पूरा करना है कितना देर में, 60 मिनट में। तो अब लिखेंगे हम कि मिनट की सुई 55 मिनट का समय अंतराल पूरा करता है कितना देर में, 60 मिनट में। इसीलिए 1 मिनट का 60 बटे 55 मिनट में, तो इसलिए हमको समय अंतराल कितना लेना है, 25 मिनट। तो 25 मिनट में निकाल लेंगे समय, 60 बटे 55 गुना, यानी मुख्य रूप से यहाँ समय अंतराल को समझना जरूरी है। तो 60 बटे 55 गुना 25 बचे 11 बचे, यानी 60 बचे 300 बटा 11 मिनट। मतलब यही वो समय होगा जो बताएगा कि 5 बजे के बाद मतलब कितना, मतलब 5 बजे के बाद कितना मिनट चलेगा, तो ये हमारा एक दिशा में हो जाएगा। तो 300 बटा 11 का मतलब क्या है, 11 दूनी 22, और यहाँ उतरेगा 8, यहाँ 0, फिर 11 सत्ते 77, तो 80 में से 77 जाएगा तो 3, तो 27.3 बटा 11 मिनट अगर हम कर देंगे तो कोई दिक्कत। यानी कि यही वह समय है कि 5 और 6 बजे के बीच में इतना मिनट अगर आगे बढ़ेगा तो दोनों सुई हमारा घंटा मिनट का क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में, यानी कि एक दूसरे पर आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना दूर आगे बढ़ना होगा 27.3/11 मिनट। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी देखिए 5:27.3/11 मिनट। 5 बजे के बाद अगर हमको इतना आगे जाएगा तब जाकर के मेरा क्या हो जाएगा, दोनों घड़ी मिनट की सुई एक दूसरे पर संपादित हो जाएगा, यानी कि एक दिशा में हो जाएगा। ठीक है, घड़ी पर और सवाल पूछता है विपरीत दिशा कब होगा, लंबवत कब होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो पूछा है समझ में आ गया सबको ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल आपको पूछा है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेला यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन में करेगा? अब बताइए, दो लोग मिल करके किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अगर अकेला अनिल को करना पड़ रहा है तो वही काम ज्यादा दिन लेगा समय 20 दिन। तो कह रहा है कि अगर उसी काम को सुमन को करना होगा तो कितना समय लगेगा? देखिए, इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। अनिल और सुमन दोनों मिलकर के 12 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12, यानी कि कहीं न कहीं अनिल और प्लस सुमन का हम एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12। यहाँ से आप देखिए कि अनिल का काम दिया हुआ है, यानी कि ये अनिल का अनिल अकेला कितना दिन में काम करता है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 20 दिन में कर रहा है तो 1/20। अब बताइए, दोनों मिलकर के एक दिन में 1/12 काम, अनिल अकेला एक दिन में 1/20 काम। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों का अंतर अगर निकलेगा तो किसका निकलेगा? सुमन का निकलेगा। सुमन का एक दिन का काम कितना? 1/12 माइनस 1/12 और 20 का कितना? 60। 12 बचे 20 दिया, यानी कि 2/1/30। अब देखिए कि सुमन हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/30 काम। तो टोटल काम करने में कितना समय? इसी को उलट देंगे, यानी कि उसको कितना आंसर लगेगा? 30 दिन। ठीक है, एकदम शॉर्ट में आपको यही समझना है कि इन दोनों को काम में से इसका काम घटा करके उलट देना है, यानी कि शॉर्ट में हम एक लाइन में यही समझ जाना है आपको कि 1/12 माइनस 1/20 को उलट देना है, इसी को उलट देना है। ठीक है, काहे उल्टेंगे सर? यहाँ से देखिए सर, 12 दिन में एक काम, एक दिन में कितना? 1/12 काम। तो यहाँ जो भी निकल रहा है मेरा काम नहीं निकल रहा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हमारा सवाल है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। 5200 है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है 60-40, ऑप्शन बी 120-20, ऑप्शन सी 80-30 और 75-32 और कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस सवाल को कितना आसानी से बनाएंगे आप बताइए। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संख्या लेना है, प्राकृतिक संख्या। मान लेते हैं कि एगो ए लेते हैं, एगो तो इसमें क्या दिया है? जिनका गुणनफल। तो चलिए ए गुना की दे रहा है कितना? 2400। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, यानी कि हमको यहाँ से a² + b² मालूम है कितना? 5200। अब हमको ए और बी निकालना है, तो अगर हम यहाँ से a + b और a - b अगर निकाल दें तो उसके बाद आसानी से a भी निकल जाएगा। सूत्र को हम बताए हैं ना जी कि a + b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब बताइए, अगर यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो a² + b² का मान दिया है, ab का मान दिया है, इसका मान कितना है? 5200 और ab का मान कितना है? 2400। 2400 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4800। 5200 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10,000। हाँ, ना जोड़ा है तो 5 और 9000 जोड़ो, 800 900 जोड़ो, 10 9000 1000 हो गया 10000। अब बताइए यहाँ से हमको a + b का मान निकालना होगा तो √10,000 का वर्गमूल कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं फ्रैक्शन कि दो चीज का हमको योग कितना है? 100। ऑप्शन देखिए, ऐसा कौन ऐसा चीज है कि जिसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा? पहले आपको दिख रहा है 60-40। अगर ना मालिक दिमाग काम कर रहा है तो यहाँ से हम एगो a - b निकालेंगे। बताइए a - b के होल स्क्वायर का सूत्र हमको मालूम है? a² + b² ठीक है, यहाँ से बताइए a² + b² कितना है? 5200 माइनस 2 गुना ab का मान कितना है? 2400। अब बताइए 5200 में से 2400 दूनी 400 बचा। 400 होगा। अब बताइए यहाँ से हमको a - b निकल जाएगा कितना? 20। √400 के मतलब कितना? 20। अब बताइए यहाँ से दो चीज का योग मालूम है 100,
दो चीज का अंतर मालूम है 20, तो क्या यहाँ से ए भी नहीं निकलेगा? जी सर, घात से यहाँ से भी अगर हम चाहेंगे तो देखिए जब भी याद रखिएगा हमेशा कि दो चीज का योग मालूम रहे दो और चर वाला अंतर रैखिक मालूम संकलन रहे, से। तो दोनों को अगर हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमको पहला निकल जाएगा। यानी कि 100 में 20 जोड़िए तो कितना? 120, 120 में 2 से भाग देंगे तो कितना? 60। और उसी प्रकार अगर हम दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। यानी 100 में से 20 गया था 80, 80 में 2 से भाग देंगे तो 40। यहाँ से हमको इस तरह से आंसर 60 और 40 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए बीपीएससी में पूछा हुआ 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? देखिए इस प्रकार के सवाल को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आपको डायग्राम से बनाना है। देखिए आपको यहाँ पर मान लेना है कि माना कि यह जो हमारा डायग्राम है किसका है? क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी का। तो क्रिकेट खेलने वाला की संख्या कितना? 34 है। जो क्या है हमारा क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, और ये भी कह रहा है कि दोनों में खेलों में भी कम से कम कोई ना कोई खेलता है, लेकिन दोनों कॉमन भी दूसरा में है। तो कॉमन के लिए हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे। अभी टोटल हम मान लेते हैं किसका? 26 किसका है? बैडमिंटन। ठीक है, कोई दिक्कत? बैडमिंटन खेलने वाला की संख्या। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई जो दोनों को खेलते हैं, यानी कि इसको भी और इसको भी, तो कहीं ना कहीं यही कॉमन चीज हमारा है जो आएगा। मान लेंगे कि कॉमन चीज हमारा है x, यानी x संख्या है जो दोनों को खेलता है, तो क्रिकेट भी और बैडमिंटन भी। तो पूछ रहा है कि हमको यही संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, कि हमको यही मान निकालना है। अब थोड़ा सा अगर हम बेसिकली समझिए, एक तो तरीका देखिए आपको, अगर हम 34 और अगर 26 को अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पर तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। हाँ। लेकिन विद्यार्थी तो मेरे पास 55 है। हाँ। इसका मतलब है कि यहाँ 5 विद्यार्थी जो हमारा आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब 5 आंसर हो ये तो आंसर है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा बेसिकली समझते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों में खेलने वाला संख्या x है। तो अब बताइए कि अगर ये जो टोटल विद्यार्थी में से इतना घटा देंगे तो केवल हमको क्रिकेट खेलने वाला निकलेगा 34 माइनस x। अच्छा, यहाँ से भी टोटल विद्यार्थी बैडमिंटन खेलने वाले 26 है। अगर इसमें से टोटल x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस x जो होगा मेरा केवल बैडमिंटन खेलने वाला होगा। केवल, इसमें कोई कॉमन तो मन नहीं होगा। यानी कि ये जो संख्या होगा वो मेरा क्या होगा? केवल बैडमिंटन, और ये जो संख्या होगा केवल क्रिकेट। अब देखिए केवल ये और ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थी मेरा होगा उसके बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 34 माइनस x प्लस x प्लस 26 माइनस x समान किसके? 55। अब यहाँ से बताइए ये भी खत्म। 34 और 26 60, 60 माइनस x बराबर 55, इसलिए x बराबर 60 माइनस 5 बराबर 5 आंसर। तो यहाँ से क्या निकल गया? जो मेरा सवाल कर रहा था कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए अगर यहाँ से आपको पूछता कि कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर 34 में से घटा देते 5 घंटा, रिजल्ट क्या था? 29 कितने विद्यार्थी केवल बैडमिंटन? तो 26 माइनस 6 कितना? 21। तो सवाल घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। मैंने कैसे ही पूछे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, खाली डायग्राम ध्यान रखना है इस चीज। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो देखिए 10 सवाल जो 67वां बीपीएससी में इस बार मैथ में पूछा। अभी चूंकि क्लास नया स्टार्टिंग हुआ है तो एक सवाल तो आया जो हम पढ़ाया अभी, ये सब तो अभी पढ़ाई हुआ नहीं था, लेकिन हम सॉल्यूशन करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन वाला वीडियो तुम लोगों को पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा? बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।